नमस्कार। उषा प्रियमदा द्वारा लिखित कहानी वापसी के दूसरे भाग के साथ जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत मैं पुण्यपाल सिंह बुंदेला उपस्थित हूँ। आज मेरे साथ मेरे विद्यालय के 4 विद्यार्थी भी ऑनलाइन उपस्थित हैं। 12th एजी की छात्रा मनस्वी शर्मा। मनस्वी उपस्थित हैं। नमस्कार। मनस्वी यस के सर। बाद शैलजा भार्गव, यस सर, नमस्ते। स्नेहा राठौर यस सर, नमस्ते। और प्रदीप धाकड़। नमस्कार। हाँ, तो इस तरह से ये 4 विद्यार्थी हैं। पिछले वीडियो में हमने वापसी एकांकी का पहला भाग पढ़ा था। अब अगले भाग के लिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रश्नों से आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गजाधर बाबू कितने वर्ष बाद रिटायर हुए थे? मनस्वी बताएं। गजाधर बाबू 35 वर्ष बाद रिटायर हुए थे। अगला प्रश्न है, घर जाने की खुशी के बाद भी गजाधर बाबू को एक दुख का अनुभव हो रहा था। किस बात का दुख था गजाधर बाबू को? शैलजा भार्गव। घर जाकर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना से गजाधर बाबू का मन बहुत खुश था, परंतु 35 वर्ष तक रेलवे के क्वार्टर में रहते हुए वहां के परिचित स्नेह आदरमय सहज संसार से सदैव के लिए नाता टूटने तथा सामने हट जाने से क्वार्टर की कुरूपता को देखकर उनका मन दुख का अनुभव कर रहा था। बिल्कुल सही। गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी कर रहे थे? प्रदीप धाकड़। सर, गजाधर बाबू रेलवे के विभाग में नौकरी कर रहे थे और वहीं से रिटायर हुए थे। वहीं से रिटायर हुए थे 35 वर्ष बाद। हाँ। अपने घर पर अपने बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना बहुत खुश मन प्रसन्न होता घर को। हाँ। अगला प्रश्न है, घर पर चाय नाश्ते का इंतजार करते समय गजाधर बाबू को गणेशी की याद क्यों आई थी? शैलजा को बताना है। सर, गजाधर बाबू जब बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह जब पैसेंजर ट्रेन आने से पहले गरम गरम पूड़ियाँ और जलेबी बनाकर लाता था और गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था। चाय भी बहुत बढ़िया थी, कांच के गिलास में ऊपर तक लबालब भरी हुई होती थी और 2.5 चम्मच चीनी, गाढ़ी मलाई। इस कारण जो पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, परंतु गणेशी की चाय पहुंचने में कभी देर नहीं की थी। इस कारण उन्हें गणेशी की याद आ गई। बिल्कुल सही जवाब है आपका। गजाधर बाबू किस प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति थे? स्नेहा। यस सर, गजाधर बाबू का स्वभाव बड़ा ही प्रेम पूर्वक था। उन्हें सबसे अपने प्रति स्नेह पूर्वक व्यवहार चाहते थे और दूसरों के प्रति उनमें दायित्व की भावना थी। हाँ, बड़े स्नेही व्यक्ति थे, स्वयं स्नेही थे और वो यह भी चाहते थे कि उनके साथ भी स्नेह का व्यवहार हो। किंतु घर जाकर जो स्थिति थी वो कुछ अलग हो गई थी। अब हम इस कहानी का अगला भाग पढ़ते हैं। वापसी भाग 2। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक ना निगला जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाना खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई, उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चय खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को टहलने चले जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुँह लपेटी पड़ी है,
खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो आए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने दो एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ। लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थीं। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं। कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा समझते हैं और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तब फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने के पहले तो कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यहीं अड्डा जमा रहता था। अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुँह खोला कि वह कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने की दीवार पर नज़र दौड़ाई। फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, मन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ देर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिरपरिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी थे। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वे जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी नहीं मिल पाया। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटखट और उसी में गौरैया का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल न देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है, यही सही, वे यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेशी की तरह पड़े रहेंगे। और उसी दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आता तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे देते। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रहती तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया।
वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी वह कह भी उठती थी, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उसके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उनका तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी काम में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी अप्रासंगिक लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासी में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना लापरवाह है, बाजार की हर चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अब अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी नौकर की छुड़ा दिया। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। वह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र भी माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊं तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देती है? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में बेच दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई, बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ किए निकली और अंचल से पहुंचती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए, यही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद
अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सकबका कर कहा। मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का ट्रेन का वक्त और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया उस पर रख गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे। रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में आई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना! जिन लोगों, जिस परिवार की खुशहाली के लिए गजाधर बाबू ने 35 वर्ष अकेले रहकर काटे, आज उसी परिवार में गजाधर बाबू का कोई स्थान नहीं था। यहाँ तक कि उनके वापस जाने पर सभी अपने आप में प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो ये थी वापसी कहानी। अब मेरे साथ 4 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इस पाठ की पुनरावृत्ति उन्हीं विद्यार्थियों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। पहला प्रश्न है, वसंती रूठी हुई क्यों थी? और इसका जवाब देना है स्नेहा राठौर को। यस सर। कपड़े बदलकर शाम को जब बसंती अपने पड़ोस में शीला के घर जा रही थी, तब गजाधर बाबू ने उससे तेज आवाज में कहा कि कोई जरूरत नहीं है, जाकर अंदर पढ़ो। इस कथन से बसंती रूठी हुई थी। बिल्कुल सही। अमर को गजाधर बाबू से क्या शिकायत थी? प्रदीप, ये आपको बताना है। अमर अपने पिताजी से बहुत शिकायतें थी। तो उसका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं और आने जाने वाला हो तो कोई कहीं बैठाने की जगह ही नहीं है। अमर को अब भी वह छोटा समझते थे और मौका भी टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था। अमर को हर चीज अपने ताई से चेक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और कहता था पूरा आदमी है, चुपचाप पड़ा रहे कहीं। इस प्रकार अमर को अपने पिताजी से बहुत सी शिकायतें थी। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, ये जीवन उन्हें खोई हुई निधि सा लग रहा था। वापसी कहानी के आधार पर समझाइए। कौन समझाएगा? शैलजा बताओगे इसका जवाब? शैलजा बताएं। परिवार से दूर रेलवे क्वार्टर में 35 वर्ष व्यतीत करने के बाद गजाधर बाबू जब घर लौटते हैं तथा सोचते हैं कि अब परिवार के साथ रहकर वह सुखी व संतोषी जीवन बिताएंगे, पर उन्होंने पाया कि परिवार में उनका अस्तित्व मात्र धनोपार्जन तक ही सीमित है। तो उन्हें अपने रेलवे की नौकरी के साथ बिताया समय याद आया। वह बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर, निश्चिंत जीवन, गाड़ियों के आने पर स्टेशन की चहल पहल, रेल के पहियों की खटखट आवाज, सेठ रामजी मिल के लोग, नौकरी का वह समय उन्हें खोई हुई निधि के समान लगा। दूसरी ओर जब वह नौकरी पर थे तो घर की सुखद कल्पनाएं थीं। पत्नी का कोमल स्पर्श, उनकी मनमोहक मुस्कान, बच्चों के मनोविनोद आदि को पाने की कल्पनाएं उन्हें धनवान बना देती थीं। पर घर लौटने पर उन्हें इन सब के स्थान पर उपेक्षा ही मिली। घर में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। सब उनसे बचना चाहते थे। दोनों ही स्थितियों में उन्हें अपना जीवन किसी खोई हुई निधि के समान लगा। उन्हें लगा कि वह जिंदगी के द्वारा ठगे गए हैं। जो कुछ भी उन्होंने चाहा वह उन्हें नहीं मिला। बिल्कुल सही, शाबाश शैलजा। वास्तव में यही कहानी का मुख्य उद्देश्य है, यह सारी व्यथा व्यक्त करना। अगला प्रश्न लेते हैं। वापसी कहानी के शीर्षक का औचित्य समझाइए। कौन बताएगा इसका जवाब?
मनस्वी, आप बताओगी? यस सर। हाँ। वापसी कहानी में गजाधर बाबू अपनी 35 वर्ष की नौकरी करके घर जा रहे थे, तो उन्हें सुखद अनुभव था कि वह घर जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, मतलब अच्छे से रहेंगे। लेकिन वह सुख का अनुभव उन्हें वहाँ नहीं हुआ और उन्हें कहते अपने वही रेलवे क्वार्टर की याद आई, जिसमें कहते उन्हें गणेश जी कहते रोज चाय देता था और नाश्ता, और घर पे है ना मतलब लोग उनके साथ ना बैठते थे, ना नाश्ता चाय कुछ नहीं करते थे, इसलिए उन्हें रेलवे क्वार्टर की याद आई। और वह अपने मतलब जीवन में ये अनुभव कर रहे थे कि घर जाकर सुखी रहेंगे, लेकिन उनको ये अनुभव नहीं हुआ। वह एक परदेसी की भांति वहाँ घर में रहते थे। हाँ, तो एक बार वो अपने घर वापस आए थे, लेकिन जिस घर में वो वापस आए थे वह घर ही उन्हें स्थान नहीं दे सका और फिर उन्हें पुनः उस स्थान की ओर जाना पड़ा जहाँ पर बेगाने लोग थे, लेकिन उन बेगाने लोगों में भी उन्हें ज्यादा अपनापन दिखाई दिया। इसी कारण इस कहानी का जो शीर्षक है वापसी बिल्कुल सार्थक है। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गए। अब आप लोगों की कोई जिज्ञासा है क्या? कोई अंश यदि आपको कठिन लगा हो तो उसको स्पष्ट कर दिया जाए। हाँ सर, वो जो एक गद्यांश का वो था ना व्याख्या, वो एक बार और समझनी थी, मतलब जो पेपर में आ चुकी थी पहले। हाँ, एक अंश प्रायः प्रश्न पत्रों में आया करता है, तो इसको देख लेते हैं। ये है पृष्ठ 32 पर। हाँ, पृष्ठ 32 पर है। हाँ। आप देखें, उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से, यहाँ से अक्सर आया करता है, जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी होती है, उसकी प्रतिष्ठा है उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रखने से सारे कर्तव्यों की इतिश्री पा जाती है। तो इसकी व्याख्या आया करती है, तो इसको समझा देते हैं। गजाधर बाबू जब लौट कर आए तो उन्हें लगा कि परिवार के लोगों में वह अपनापन उनके अंदर नहीं है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी में भी वह अपनापन नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धन कमाने की एक मशीन की तरह है। अब वह पत्नी के संदर्भ में कहते हैं, जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी होती है। भारतीय समाज में पत्नी का यदि पति जीवित है तो बहुत गौरव के साथ वह अपने मांग में सिंदूर डालती है और सुहागिन कहलाती है। यह सुहागिन का भाव समाज में उसको मान सम्मान का दर्जा प्रदान करता है। यही नहीं, जो सुहागिन स्त्री होती है उसका भारतीय समाज में बहुत ही अधिक सम्मान होता है। किंतु गजाधर बाबू की पत्नी के लिए आज गजाधर बाबू केवल सुबह शाम भोजन परोस देने की स्थिति तक ही रह गए थे। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से, अस्तित्व माने होने से, पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी होती है, उसकी प्रतिष्ठा है, समाज में उसका मान सम्मान है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। यानी गजाधर बाबू की पत्नी यह समझती थी कि केवल सुबह शाम अपने पति को भोजन की थाली परोस देना ही उसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। घी और चीनी के डिब्बों में वह इतनी जम गई थी कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया हो गई थी। अब गजाधर बाबू की पत्नी के लिए पति का कोई स्थान नहीं था, वह तो केवल घर गृहस्थी में ही रम गई थी। तो ये इसकी व्याख्या है, इस तरह से इसको समझाना है। तो इस तरह से यह आपका पूरा पाठ हुआ। इसको दोबारा आपको पढ़ना है, तो जो बातें आपको समझ में नहीं आई वो दोबारा आ जाएंगी और आपसे सभी प्रश्न बनेंगे। ओके सर। अच्छा, ठीक है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। जय हिंद विद्यार्थी।